इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है कि भैया एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आता है। फैराडे लॉ पढ़े हो, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था ये कि एक फैराडे जो होता है बच्चों वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। लगभग में ये वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू है 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो बहुत गजब सा लिखा हुआ है, यहां लिखा है 96,550, 95,500, 96,000। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 96,500 कुलम। अब कुलम यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है, सिर्फ वैल्यू पूछा है, इसलिए हमने ऑप्शन ए लगा दिया। आगे देख लीजिए, लोहे का मुख्य अयस्क की बात कर रहा है। लोहे की अयस्क की अगर हम बात करें बच्चों तो ये सब है, लेकिन मुख्य की एक यहां पे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मुख्य की बात कर रहा है ना कि मुख्य अयस्क कौन है। अब यहां पे चर्चा कर लेते हैं भैया कि सर अयस्क किसको कहते हैं। तो देखो बच्चों, पृथ्वी के अंदर यानी भूपरपट्टी के अंदर जो धातु युक्त सॉलिड पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खनिज। अब भैया आपको तो पता है कि खनिज से हम लोग क्या निकालते हैं, धातु। अब खनिज से धातु निकालने की शर्तें अलग अलग हो जाती है। हो सकता है एक हमारे यहां भोजपुरी में कहावत कहा जाता है, क्या कि जाता ना कि बबुआ ना होता ना कि झुनझुना। मतलब मतलब यह है कि कोई 2 रुपए की चीज है और उस पे एक्सपेंस कितना हो गया, 10 रुपया, तो वो लॉस है आपका। उसी तरीके से खनिज से धातु के निष्कर्षण में बच्चों एक मुख्य बात ध्यान रखना पड़ता है कि सस्ते में और आसानी से जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होगा, हम उसी खनिज को अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अयस्क। तो ये यहां पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप सभी क्या लगा रहे हो, सी। वेरी गुड, सी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्य अयस्क की बात किया है। अगर सिर्फ लोहे के अयस्क की बात करता तो सभी लगा के निकल लेना। एल्कोहल बनने में, अगला सवाल है, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जब एल्कोहल बनता है तो हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। आपको पता है ना एक बात, क्या कि आर का मतलब क्या होता है बच्चों, एल्काइल। अब एल्काइल में एक हाइड्रोजन कम रहता है एल्केन से। अगर मैं वापस इसको एक हाइड्रोजन दे दूं तो फिर ये क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अब ये कह रहा है कि एल्केन को यानी RH को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। अब एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चों, OH होता है। यानी कि आप यहां ये क्या हो गया, देख लीजिए, ये कुछ सिक्योरिटी का चक्कर चल रहा था, कोई बात नहीं बच्चों। ये देखो, H को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, OH के द्वारा। H को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, OH के द्वारा रिप्लेस किया गया। यानी OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ध्यान रखने का, भूलने का नहीं। OH का मतलब कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो चीजें सक्सेस है, समझ में आ गया होगा। एक बार सभी बच्चे बता दो यस और नो, यस और नो फटाफट से। आर्ट्स के बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। 4-5 दिन का मोहलत दीजिए हमें, कुछ आपके लिए भी कर रहे हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, 4-5 दिन। यस, बहुत सुंदर। अगले सवाल पे चलते हैं। संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है। बच्चों आपको पता है ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल के अंदर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। अगर संक्रमण तत्व की बात करें यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा है, यानी कि जिसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रवेश करता हो, किसमें, d ऑर्बिटल में, उसको हम लोग d ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और इसी तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन कभी कभी एक सवाल और इसके साथ जोड़ देता है, वो सवाल ये रहता है कि भैया अंतः संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व किसको कहते हैं। यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूछ देगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो भैया वो हो जाता है F ब्लॉक। क्या होता है, F ब्लॉक। F ब्लॉक याद रखना सभी कोई बच्चों, क्लियर है ना। ठीक है सर, तो आपसे पूछा है संक्रमण, तो क्या जवाब हो जाएगा आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक।
ओके जी सर, आगे चलिए। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के हाइड्रोलाइज होकर के 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करे। अब यहां पर थोड़ा आपको मैं बता दूं, शायद आपको लग रहा हो ये मोनोसैकेराइड क्या होता है। कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किए हो तो परेशान मत हो, पर अंत तक जरूर रहना आज के सेशन में, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, हिंदी है, फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, इंग्लिश है, आज घमासान होगा आपके लिए। हाँ, तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जब हम जल अपघटन करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट का, तो सिचुएशन अलग अलग स्थितियां हमारे सामने आती है। एक ये होता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जिसको जल अपघटन करने पर ऐसे यौगिक मिलेंगे कि उसका जल अपघटन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं C12H22O11 का, तो जल अपघटन कराने पर हमें ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है, लेकिन ग्लूकोज का अब जल अपघटन नहीं होगा, फ्रक्टोज का जल अपघटन नहीं होगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी श्रृंखला को तोड़ दिया गया तो सबसे छोटी श्रृंखला जो मिली उसको हम मोनोमर के नाम से जानते हैं, यहां पर कहते हैं मोनोसैकेराइड। सैकेराइड, सैकेराइड वर्ड का मतलब शर्करा हो जाता है, सैकेराइड का मतलब क्या हो जाता है, शर्करा हो जाता है। तो यहां पर एक कार्बोहाइड्रेट जिसको हमने जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराने के बाद हमको 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं, वैसे यौगिक को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। बायोमोलिकुल्स का क्वेश्चन है, जैव अणु का क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी कोई। अगला सवाल है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस रबर क्या है, किस प्रकार का रबर है। आप पढ़े होंगे ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। अब देखो ये बच्चों पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो बहुलक होते हैं, रबर होते हैं, वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक नेचुरल और एक संश्लेषित, सिंथेसिस, जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं कुछ केमिकल के माध्यम से। एक वो है जो प्राकृतिक पदार्थों से बनता है, उसको हम लोग नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन ये जो है ब्यूना एन रबर, ब्यूना एस रबर, ये बच्चों अब देखो ब्यूना का मतलब क्या समझते हो, BUNA का मतलब ये ब्यूटाडाइन को बताता है और ये सोडियम को बताता है, समझ गए सभी कोई। अब देखिए तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस स्टाइरिन, ये वो रबर होते हैं जिसको प्रयोगशाला के अंदर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब आप बताओ बनाने वाला क्या होगा, संश्लेषित रबर, यानी कि सिंथेटिक। पेट में अत्यधिक अम्ल हो जाए तो कैसे रोकोगे। अब मान लो गांव में शादी का कोई शादी वादी का चक्कर चल रहा है, तिलक या बारात आया है, भोज में इंतजार है, आज माहौल बनेगा, विजय हो गया, गांव में खबर आ गया द्वार पर कि चलो जो भाई भोज। अब भोज में गए, बहुत दिन बाद गांव में भोज हो रहा हो और मन खींच दिया गया आज चाप देते हैं, चाप दिए, पूड़ी पुलाव सब जितना आइटम है सब लेकर दबा के गर्दन तक। रात को सोए, अच्छे से नींद नहीं हो पाई, घर में 10 लोग थे और उसी में कंजस्टेड हो गए, आप नींद ना ले पाए, ढकार मार रहे हो बड़ा बड़ा, एसिडिटी के शिकार हो गए, और तुरंत से टीवी खोलते हो तो क्या आता है, अगर आप भी एसिडिटी से हैं परेशान तो ये लीजिए मात्र 6 सेकंड में कमाल दिखाने वाला इनो, मात्र 7 रुपए में। अब तुम सोचोगे यार इनो ले लेते हैं, इनो लाते हो, पीते हो, इनो क्या है, गैस की दवाइयां खाते हो, क्या है, आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपको पता है माइनस को खत्म करने वाला प्लस होता है, प्लस को खत्म करने वाला माइनस होता है, गुना को खत्म करने वाला भागा होता है और भागा को खत्म करने वाला गुना होता है। हाँ, तो एसिड को खत्म करने वाला बेस होता है, भस्म। खाना खाते हो, खाना खाने के बाद हमारे मुंह में एसिड बनता है, दांतों पे पीलापन आ जाता है, सुबह उठ करके ब्रश करते हो, टूथपेस्ट कैसा है, बेसिक है। यानी पेट में जब एसिड हो गया तो एसिड को कौन खत्म करेगा, बेसिक सबस्टांस, यानी कि क्षारीय पदार्थ, बेस। तो भैया जो एंटासिड वर्ड है ना, एसिड का एंटी, एसिड का विपरीत काम करने वाला, वो भास्मिक होता है, यानी कि समझ जाइए उसको हम लोग एंटासिड कहते हैं। और एंटासिड का नेचर कैसा होता है, क्षारीय, यानी कि बेस की तरह काम करता है, बेसिक। CH3COOH का IUPAC नाम का है, CH3COOH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 1 2, 2 को क्या कहते हो, एथेन।
एथेन में से कहता है ई को हटाइए, ओइक एसिड लगाइए। बहुत छोटा सवाल है और पढ़ाया भी गया है। इथेनोइक एसिड क्या है बच्चों? इथेनोइक एसिड दिख रहा है क्या? अब पता है कई जगहों पर इसको ना एसिटिक एसिड भी लिख देगा, तो आप हो जाएंगे परेशान। लेकिन आप नहीं होंगे परेशान, क्योंकि आपको पता है कि अनुसार पढ़ा दिए हैं, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। मजा आ रहा है? देखो तुम लोग मैम क्यों बोल रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। किस एंगल से हम मैम दिखते हैं तुमको? नाम की वजह से दिखते हो क्या? मैं बता दूं, लड़कियां हमारी नाम की कॉपी कर ली है। चले आगे। यस, वेरी गुड बच्चों, बी ऑप्शन सही है। देखो कॉमन नेम होता है इसका, साधारण नाम होता है इसका एसिटिक एसिड। कभी ऑप्शन में एसिटिक मिल जाए तो समझ जाना। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। C12H22O11, और मैं आपको बता दूं कि इसका जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। ये भी साथ में सीख जाओ, C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। और ये क्या हो गया बच्चों? फ्रक्टोज। अब सवाल ये है कि ग्लूकोज के अंदर क्रियाशील मूलक कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप। ये भी समझ लो, याद कर लो, ये लिंक्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है क्रियाशील मूलक? एल्डिहाइड। और इसमें अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, क्रियाशील मूलक की बात करें, तो कौन होता है? कीटोन होता है। कौन होता है बच्चों? कीटोन होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्लूकोज में क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। देखिए फॉर्मूला अलग अलग है पर संरचना सूत्र, अणु सूत्र एक है पर संरचना सूत्र अलग अलग होता है। तो ये भी याद रखिएगा, सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है एक के साथ। ये बाय वन गेट वन फ्री। CH3CH2NH2 को क्या कहते हो? बहुत सी सिंपल सा है, देखिए जो जैसा है वैसा नाम रख दीजिए। C2H5 को क्या कहते हो? इथाइल। और ये NH2 क्या है? अमीन। इथाइल अमीन, सीधा सीधा इथाइल अमीन। बढ़ते हैं